अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू MGT 101 लेक्चर नंबर 1। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या चीज़ है, उसी से रिलेटेड फिर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ेंगे। बिजनेस के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको एक तरीके के मुताबिक मेंटेन करना, उनका रिकॉर्ड रखना, उसे कहते हैं अकाउंटिंग। इसी तरह अकाउंटिंग की मैंने अभी क्या बताई है कि जितनी भी ट्रांजैक्शन मीन्स लेन देन जो हो रहा है उसका रिकॉर्ड प्रॉपर्ली रखना, उसे कहते हैं अकाउंटिंग। इसी तरह फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मीन माली, पैसे वाला। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर होता है तमाम फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उनका जो रिकॉर्ड है वो इस तरह मेंटेन करना कि कल को किसी इंडिविजुअल को या बिज़नेस को ज़रूरत पड़े फाइनेंस के बारे में चेक करने के लिए तो वो उस रिकॉर्ड से चेक कर सकता है। इसी तरह वाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग नीडिड, इसका भी आंसर ऊपर की तरह ही है। अभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर मैंने क्या बताया था कि जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उनको इस तरह मेंटेन करना कि इंडिविजुअल को या बिज़नेस को कल को ज़रूरत पड़े फाइनेंस चेक करने का तो वो चेक कर सके। यही मकसद होता है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाने का, ताकि जो ओनर है वो चेक कर सके कि उसके बिज़नेस के अंदर कितना फाइनेंस पड़ा हुआ है, ताकि वो उस फ्यूचर से रिलेटेड कोई डिसीजन ले सके। इसी तरह ट्रांजैक्शंस मीन्स लेन देन आपको पता हमेशा क्या होता है, दो शख्स के दरमियान होता है। इसलिए एनी डीलिंग बिटवीन टू पर्सन्स, दो शख्स के दरमियान जो भी लेन देन होगा उसे हम कहेंगे ट्रांजैक्शंस। लेकिन ये कीवर्ड डेफिनेशन के अंदर मिस नहीं होने चाहिए। एनी डीलिंग बिटवीन टू पर्सन इन्वॉल्विंग मनी और वैल्यूएबल थिंग। क्योंकि मनी और वैल्यूएबल थिंग क्यों? फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी को कोई गिफ्ट दिया है मैं उसे ट्रांजैक्शन नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि उसके दरमियान कोई वैल्यूएबल थिंग या मनी इंक्लूड नहीं है। ट्रांजैक्शंस काउंटिंग की टर्म के लिहाज से होने के लिए ये कीवर्ड्स दरमियान में लाजमी होने चाहिए, फिर उसे हम कहेंगे ट्रांजैक्शन। ठीक है, ट्रांजैक्शंस क्या था? एनी डीलिंग बिटवीन टू पर्सन्स, दो शख्स के दरमियान जो लेन देन है इन्वॉल्विंग मनी और वैल्यूएबल थिंग लाजमी होनी चाहिए। इसी तरह बजट जो है वो तीन चीज़ों का मिक्सचर है, इनकम, एक्सपेंडिचर और फाइनेंशियल ऑपरेशंस। वो क्या? बजट होता है जो फ्यूचर से मुतालिक कोई भी हम प्लान करते हैं, फ्यूचर के बारे में कोई भी प्लान करते हैं इन तीन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, इनकम को, एक्सपेंडिचर को और फाइनेंशियल ऑपरेशन को। वो कैसे? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरी सैलरी है 50,000 मेरी इनकम, उसमें से जो 10,000 है, 40,000 है वो मैंने एक्सपेंडिचर कर लिया, बाकी जो 10,000 है वो किस लिए मैंने रख लिया? फाइनेंशियल ऑपरेशन के लिए। फाइनेंशियल ऑपरेशन क्या होते हैं कि अल्लाह ना करे कि फ्यूचर में कोई बीमारी लग सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कहीं शादी पे जाना पड़ सकता है, कहीं फौजी पे जाना पड़ सकता है, जहाँ पर हमारे पैसे लग सकते हों उन्हें कहते हैं फाइनेंशियल ऑपरेशन। ठीक है, इसी तरह बजट तीन चीज़ों का मिक्सचर है, इनकम, एक्सपेंडिचर और फाइनेंशियल ऑपरेशन से मिलके हमारा फ्यूचर का प्लान बनता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्टिंग, कॉस्ट कहते हैं लागत को। पहले तो एक चीज़ स्टूडेंट्स याद रखो, कॉस्ट और प्राइस में डिफरेंस होता है। कॉस्ट क्या होती है? लागत यानी कि एक चीज़ को बनाने में जितने पैसे लग रहे हैं उसे हम कहेंगे कॉस्ट। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक चेयर बना रहा हूँ उसमें मेरे लगे हैं 500 रुपीज़, तो वो जो 500 उसको बनाने पे लगे हैं वो मेरी होगी कॉस्ट। और प्राइस क्या होता है? जिस चीज़ पे मैं उस चेयर को सेल करूँगा। फॉर एग्जांपल मैंने चेयर को सेल किया 700 या 800 पे, तो वो क्या चीज़ होगी? प्राइस होगी। लेकिन हमारा क्वेश्चन यहाँ है कि कॉस्टिंग, लागत के बारे में क्यों जानना ज़रूरी है? अभी मैंने क्या बताया था कि जब मुझे पता चला ना कि मेरी कॉस्ट चेयर को बनाने की 500 है तो फिर ही मैंने क्या किया? सेलिंग प्राइस डिसाइड की। अच्छा हाँ यार, मैंने या तो 700 की सेल करनी है या 800 की सेल करनी है। तो ये चीज़ सेलिंग प्राइस डिसाइड करने में मेरी किसने हेल्प की है? कॉस्ट ने। इसीलिए कॉस्ट के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है? ताकि हम अपनी सेलिंग प्राइस क्या रखनी है उसको डिसाइड कर सकें। ओके, नाउ इम्पैक्ट ऑफ IT ऑन अकाउंटिंग। जो पुराने वक्तों में होता था मुंशी सिस्टम,
जो आस्ता आस्ता बिजनेस ब्रॉड होने के साथ साथ ना ख़त्म होता जा रहा है। जो छोटे छोटे बिजनेस है वहाँ तो मुंशी सिस्टम चल रहा है, लेकिन आस्ता आस्ता ये सिस्टम ख़त्म होने लग गया। क्यों ख़त्म होने लग गया? क्योंकि जो मुंशी है वो बहुत ज़्यादा एनालाइज नहीं कर पाता था, ना ही वो फोरकास्टिंग कर पाता था। फोरकास्टिंग क्या होता है? फोरकास्टिंग होता है अपने किसी भी चीज़ के प्रेजेंट और पास्ट को मद्देनज़र रखते हुए फ्यूचर के बारे में कोई भी प्लान करना, उसे कोई चीज़ बताना, उसे कहते हैं फोरकास्टिंग। फॉर एग्जांपल वेदर फोरकास्टिंग होता है। वेदर फोरकास्टिंग का कैसे उनको पता चलता है? वो अच्छा देखते हैं यार बादल पहले इधर थे, बाद में यहाँ पर आ गए हैं, तो इसका मतलब है कि चांसेस हैं या धूप निकलेगी या बारिश होगी। उस लिहाज से वो क्या करते हैं? फोरकास्टिंग कर सकते हैं। ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ आईटी ऑन काउंटिंग क्या था कि मुंशी सिस्टम को एनालाइज या फोरकास्टिंग नहीं कर पाता था, इसीलिए फिर इंट्रोड्यूस हुई आईटी, ताकि उन दोनों का मिक्सचर होके एक स्टूडेंट्स के लिए एक नई चीज़ मिल जाए। बार्टर ट्रेडिंग या बार्टर ट्रांजैक्शंस, ये क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद गुड्स, चीज़ों का चीज़ों के साथ तबादला। जैसे कि आपको होता है पुराने ज़माने में मनी नहीं होती थी, पैसे नहीं होते थे, तो क्या होता था? चीज़ों का चीज़ों के साथ तबादला किया जाता। फॉर एग्जांपल मेरे पास है कपड़े का कारोबार और मुझे शूज़ चाहिए, शूज़ का जोड़ा चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? कपड़े उसको दूंगा और शूज़ का एक जोड़ा ले लूँगा। तो इसे कहते हैं बार्टर सिस्टम, एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद गुड्स, चीज़ों का चीज़ों के साथ तबादला। एक चीज़ दी दूसरी ले ली, उसे कहते हैं बार्टर ट्रेडिंग या बार्टर ट्रांजैक्शंस। इसी तरह मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, कि मनी कैसे फिर इंट्रोड्यूस हुई। अभी मैंने क्या बताया था, बार्टर सिस्टम में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद गुड्स, चीज़ों का चीज़ों के साथ तबादला। लेकिन जब बिज़नेस बहुत ब्रॉड होने लगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी बिज़नेस के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर तो मेरे पास भैंसें हैं और मुझे शूज़ का एक जोड़ा चाहिए, तो क्या मैं शूज़ का एक जोड़ा लेने के लिए पूरी भैंस दे दूँगा या भैंस की एक टांग काट के दे दूँगा? दैट इज़ नॉट पॉसिबल। इस तरह क्यों होने लगी? प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी कि यार कोई ऐसी चीज़, वैल्यूएबल चीज़ निकलनी चाहिए जो ये बार्टर सिस्टम के चक्कर को ही ख़त्म कर दे, इसके अंदर जो डिफ़िकल्टीज आ रही हैं उनको ख़त्म कर दे। तो फिर तब भी मनी इंट्रोड्यूस हुई एक वैल्यूएबल थिंग के तौर पर, ताकि ये बार्टर सिस्टम के अंदर जो मसले आ रहे हैं वो ख़त्म हो जाएँ। उसके बाद कैश या क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। कैश मीन नगद, कैश नगद ट्रांजैक्शन मीन लेन देन। फॉर एग्जांपल मैं एक परचून की दुकान पे गया हूँ, मैंने उससे कहा कि 1 किलो चीनी दे दो, तो उसने मुझे चीनी 1 किलो दी, मैंने उसे 80 रुपये दे दिए। तो ये मैंने क्या किया? इधर से चीनी लिया, फ़ौरन इमीडिएटली फ़ौरन मैंने उसको पेमेंट कर दी है, उसी वक्त अगर पेमेंट कर दी इमीडिएटली, तो उसे हम क्या कहेंगे? कैश ट्रांजैक्शंस। लेकिन सम टाइम होता है मैं चीनी लेने जाता हूँ, मैं कहता हूँ यार 1 किलो चीनी दे दो, लेकिन मैं जो तुम्हें पेमेंट है ना वो कल कर दूँगा। तो मैंने जो पेमेंट है वो किस लिए डिले कर लिया? फ्यूचर डेट के लिए। जब आप फ्यूचर टाइम के लिए कुछ चीज़ डिले कर लेते हैं उसे कहते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन, यानी कि उधार हो गया ना, मैंने आज चीनी लिया, मैं उसे कल दे दूँगा। ठीक है। कैश ट्रांजैक्शन, अगर अभी चीज़ ली है फ़ौरन पैसे पेमेंट कर दी है, कैश ट्रांजैक्शंस। लेकिन अगर पेमेंट को फ्यूचर टाइम के लिए डिले कर लिया उसे हम कहेंगे क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ना टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहली है सोल प्रोप्राइटरशिप, वाहद मलकीती कारोबार। वाहद मलकीती यानी कि ऐसा कारोबार जिसमें सिर्फ एक ही मालिक होता है, वो ही पूरे बिजनेस को चलाता है, फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, सारा कुछ उसी ने करना है। ये क्या एक सिंपल फॉर्म होती है। फॉर एग्जांपल परचून की दुकान, एक आम कपड़े वाली दुकान, एक जूतियों वाली दुकान, तो ये कौन सा बिजनेस चला रहे हैं? सारे सोल प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि सिर्फ इसमें एक ही मालिक होता है। इसकी चंद पॉइंट हैं। ईजी फॉर्मेशन, ये आपने MCQs के लिए अच्छी तरह याद रखने हैं। ईजी फॉर्मेशन, ईजी फॉर्म का मतलब शुरू करना। इसको शुरू करना आसान है, क्योंकि रातों रात सोचा ये मेरे पास यार 2 लाख पड़े हुए हैं, चलो यार मैं परचून की दुकान खोल लेता हूँ। तो इसको शुरू करना क्या होता है? आसान होता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी जिम्मेदारियाँ, इसकी जो जिम्मेदारियाँ होती हैं वो क्या होती हैं? अनलिमिटेड, लामहदूद, कोई लिमिट नहीं होती। अगर दुकान को नुकसान हो रहा है या किसी का कर्जा देना है तो कर्जा पूरा करने के लिए वो घर की प्रॉपर्टी भी सेल कर सकता है, तो उसे कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटीज़। ओनरशिप,
इसका जो मालिक होता है वो सिर्फ एक ही बंदा, क्योंकि वाहिद मलकियती कारोबार है, इसलिए उसकी जो मलकियत होती है वो भी सिर्फ किसके पास होती है, एक शख्स के पास। प्रॉफिट, जितना भी प्रॉफिट होना है वो सारे का सारा किसने रखना है, एक ही शख्स ने रखना है। मैनेजमेंट, इसकी जो मैनेजमेंट है वो भी सिर्फ एक ही बंदा सारा होल्ड करता है। ईजी डेजोल्यूशन, डेजोल्यूशन ख़त्म करना, इस बिज़नेस को ख़त्म करना, देखा यार नुकसान हो रहा है, चलो ये बिज़नेस को ख़त्म करके कोई और कारोबार शुरू कर लेते हैं। जिस तरह फॉर्मेशन आसान थी शुरू करना, इसी तरह इसको ख़त्म करना भी आसान है। पार्टनरशिप, ये आपने MCQs के लिए एक्ट याद रखना है अच्छी तरह, 1932। पार्टनरशिप क्या होता है, एनी बिजनेस, ऐसा बिजनेस जिसमें दो या दो से ज़्यादा शख्स मिलके कोई कारोबार शुरू करते हैं, उन्हें कहते हैं पार्टनरशिप। इसके अंदर चंद पॉइंट है। लीगल इंटाइटी, ये सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह जब मर्जी शुरू नहीं किया जाता, इसकी लीगली हैसियत होती है, इसको रजिस्टर कराना पड़ता है, फिर ये कारोबार शुरू होता है। इस तरह प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो सब पार्टनर के दरमियान इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। प्रॉफिट हुआ है वो सबको इक्वली मिलेगा अपनी रेशो के लिहाज से, अगर लॉस हुआ है तो वो भी अपनी रेशो के लिहाज से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़, इसकी भी जिम्मेदारियाँ लामहदूद होती हैं। ट्रांसफ़र ऑफ राइट्स, अगर किसी के पास कोई राइट्स थे, हकूक़ थे, तो वो अगले बंदे को ट्रांसफ़र कर सकता है। ये अक्सर MCQs आता है, ट्रांसफ़र ऑफ राइट्स किसका पॉइंट है। मैनेजमेंट, इसकी मैनेजमेंट जितने भी पार्टनर्स हैं सब मिलके चलाते हैं। नंबर ऑफ़ पार्टनर्स, नंबर ऑफ़ पार्टनर आगे बताया कम से कम 2 और 2 से ज़्यादा जितने मर्जी हो सकते हैं। सबसे ब्रॉड जो बिज़नेस की टाइप्स है वो है जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, इनकॉर्पोरेशन एसोसिएशन होती है, ये पार्टनरशिप से थोड़ी ज़्यादा ब्रॉड, इसको ज़्यादा अच्छी तरह रजिस्टर कराना पड़ता है कि कोई भी मिस्टेक या किसी भी पार्टनर्स की डेथ हो गई, कुछ भी हुआ है तो सारा बिजनेस ख़त्म हो जाता है। इसे कहते हैं जॉइंट स्टॉक के मुख्तलिफ स्टॉक्स जॉइंट मिलकर इकट्ठे होके फिर वो कंपनी को स्टार्ट करते हैं। क्रिएशन बाय लॉ से पहले अपने बिजनेस को रजिस्टर कराएंगे फिर ही कारोबार शुरू कर सकते हैं। सेपरेट लीगल इंटाइटी, इसके बारे में हम आगे जाके मज़ीद पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ। सेपरेट लीगल इंटाइटी का मतलब है कि जो मालिक की जो हैसियत है वो बिज़नेस से अलग होती है। मालिक को हाँ और बिज़नेस को हम एक सेंस में नहीं ले सकते, बिज़नेस की और मालिक की अलग हैसियत होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी, इसके अंदर जो जिम्मेदारियां होती हैं वो महदूद होती हैं, यानी कि अगर बिज़नेस को नुकसान हो रहा है तो जो पार्टनर्स हैं वो घर से अपनी प्रॉपर्टी लाके सेल नहीं करेंगे, बल्कि जितने पैसे दिए थे सिर्फ उन्हीं को ही पूरा करेंगे बस, उन्हें कहते हैं लिमिटेड लाइबिलिटीज़। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, जो अपने शेयर्स हैं उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं वो। नंबर ऑफ मेंबर भी इसमें मुख्तलिफ होते हैं। कॉमन सील मीन कि अगर कोई भी पार्टनर्स की डेथ हुई है या कोई भी छोड़ के गया है तो सारा बिजनेस क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, दोबारा से फिर उसको ख़त्म करना पड़ता है। ओके, थैंक यू।